हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि लास्ट के वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़राब करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात आती है तो देखिए, अगर किसी चार्ज Q को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और यहाँ पर आपका चार्ज है कोई Q। इस Q चार्ज को अगर आप किसी पॉइंट दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हो, पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ, और सपोज़ ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है dr, और dr को मैं एक डिस्प्लेसमेंट के तौर पे दिखा रहा हूँ, dr वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी चार्ज Q को dr डिस्प्लेसमेंट से क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है यहाँ पे, और वही फोर्स हम लगाते हैं किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा होगा इस चार्ज पे। तो अगर मैं बात करूँ इन दिस केस इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा आपका Q इंटू ई वेक्टर। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई वेक्टर होता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आपका कितना आएगा, तो आप सबको पता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका F वेक्टर, ये मैं लिख रहा हूँ वर्क डन, स्मॉल वर्क डन है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ लगा रहा हूँ मैं E, क्यों, क्योंकि दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो DWE आएगा आपका F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, एंड फिर व्हाट इज F वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब देखिए इस F वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, F वेक्टर को हम लिख सकते हैं Q इंटू ई वेक्टर। तो ये हो गया आपका Q इंटू ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि वर्क डन बाय या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट क्या वर्क डन होगा, तो हमें पता है कि हमें फोर्स जो लगाना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट लगाना पड़ेगा या अपोजिट लगाना पड़ेगा। तो हमें इस वर्क डन का अपोजिट वर्क डन करना पड़ता है। तो ये वर्क डन को मैं मेंशन कर रहा हूँ DW से, और ये हो जाएगा इसका नेगेटिव, मतलब माइनस QE वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, आपका काम हो गया ख़त्म। इस Q को आप इधर नीचे ले आइए, तो क्या बन जाएगा, DW अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। क्या होता है DW अपॉन Q, DW इज द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द चार्ज, और पर यूनिट चार्ज, तो पर यूनिट चार्ज वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल, इसको मैं लिख दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब dV, और dV का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। सो माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर आपका हो गया dV, ये बन गया आपका फॉर्मूला। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज़्यादा करना हो हमें, तो हमें कंप्लीट चेंज इन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या कर दें, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे। हम dV का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, V आएगा। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरफ ही इंटीग्रेशन करते हैं, तो माइनस साइन पड़ा है E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट भी यहाँ पे लगा देते हैं, किसकी, R की। तो R1 वेक्टर से लेके इंटीग्रेशन करेंगे R2 वेक्टर का। तो ये आपका हो गया दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन E वेक्टर एंड V। अब इसको हटाते हैं और इसके थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम देखते हैं, एडवांस में क्या हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो देखिए ध्यान से कि अगर यहाँ से आपको E निकालना हो तो क्या करोगे, तो
तो आपको दिख रहा है अगर आप e को इंटीग्रेट करो तो क्या आता है, v आता है। इसका मतलब अगर v को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, तो e आएगा। तो यहाँ से जो थर्ड फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है e का, किसका, e का। तो e क्या होगा, अगर मैं बिना वेक्टर के लिखूं तो हम लिखेंगे dv अपॉन dr हम लिख देंगे। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ हम वेक्टर लगा देंगे, सॉरी माइनस तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, और डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, डायरेक्शन यहाँ पे ई वेक्टर की डायरेक्शन मतलब ई कैप। तो ये हो गया आपका ई का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या तो आपको v दे के ई पूछ लिया जाएगा या ई दे के v पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपका या तो v इससे निकल जाएगा और ई आपका इससे निकल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर आई कैप, जे कैप, के कैप इन तीनों में अगर आपको दे रखा हो, मतलब उसके कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ भी हो, वाई एक्सिस की तरफ भी हो, जेड एक्सिस की तरफ भी हो, तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इफ़ ई वेक्टर इज ई एक्स आई कैप, मतलब एक्स की तरफ कौन सा कंपोनेंट, ई एक्स, डायरेक्शन क्या, आई कैप, प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दे रखा हो तो आप डी आर वेक्टर जो है वो कैसा यूज़ करोगे, पूरा एक्स वाई जेड में आपको डी आर वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो एक्स को, आर को आप क्या लिखते हो, 11th क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, आर वेक्टर को आप क्या लिखते हो, आप लिखते थे आई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दूं, ठीक है, तो r क्या हो जाएगा आपका dr, ये क्या हो जाएगा dx, ये क्या हो जाएगा dy, ये क्या हो जाएगा dz। तो dr वेक्टर कैन बी रिटन एज dx i कैप, dy j कैप एंड dz k कैप। तो अगर आपको ई तीनों डायरेक्शन में दे रखा है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको दे रखा है तो ई वेक्टर को आप ऐसे लिखोगे, dr को आप ऐसे लिखोगे। तो अब यहाँ से अगर v निकालना हो तो v का फॉर्मूला तो आपका वही है, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब देखिए ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ई वेक्टर आपका ये है, डी आर वेक्टर आपका ये है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। और डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम एक्स आई कैप और आई कैप वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप वाले को जे कैप वाले से मल्टीप्लाई और के कैप वाले को के कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका v क्या आ जाएगा यहाँ पे, v नहीं है ये dv है, ठीक है। v तो कब आएगा, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे। dv क्या होगा, dv होगा दिस इंटू दिस, तो x ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई वाई इंटू डी वाई प्लस ई जेड इंटू डी जेड, ये हो गया आपका dv का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन की, इस डेरिवेशन की बात करते हैं, हमने v लिख दिया क्या है, e का इंटीग्रेशन, और अगर हम dr को इधर लाते हैं तो आपको e मिल जाता है, दैट इज dv अपॉन dr। लेकिन अगर यहाँ पर आपको e और dr दे रखे हैं तो आप dv तो आप आराम से निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर v निकालना हो तो आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर v दे दिया और आपको पूछा e, तो आप कैसे निकालोगे, तब आपको क्या करना होगा, ई एक्स आपको अलग से निकालना पड़ेगा, ई वाई आपको अलग से निकालना पड़ेगा, ई जेड आपको अलग से निकालना पड़ेगा और फिर इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ से मैं ई एक्स ई वाई ई जेड अलग अलग निकाल सकता हूँ, तो नहीं निकाल सकते। तो देखिए अगर ये दोनों नहीं होते, अगर ये दोनों टर्म नहीं होती तो ई एक्स क्या होता, ई एक्स होता आपका डी वी अपॉन डी एक्स। अगर ये टर्म और ये टर्म ना होती तो आपका ई वाई क्या हो जाता, डी वी अपॉन डी वाई। और अगर ये स्टार्टिंग की दो टर्म अगर ना हो तो ई जेड क्या होगा, डी वी अपॉन डी जेड। तो क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, हम अगर हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो हम वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, ठीक है। और अब अगर हम y की बात करेंगे तो हम x और z को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, और अगर z की बात होगी तो हम x और y को क्या करेंगे, कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इफ ओनली x चेंजेस, खाली चेंज किस में हो रहा है, x में, x चेंजेस कीपिंग y z कांस्टेंट,
कीपिंग वाई जेड कॉन्स्टेंट। वाई और जेड को हम क्या मान रहे हैं, कॉन्स्टेंट एज्यूम कर रहे हैं। अगर वाई और जेड कॉन्स्टेंट होगा तो डी वाई क्या होगा, ज़ीरो, डी जेड क्या होगा, ज़ीरो, ये वाली टर्म ज़ीरो, ये वाली टर्म ज़ीरो, और तो ई एक्स क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, लेकिन जब हम ये चीज़ करते हैं तो हम पूरा ऐसा नहीं लिख पाएंगे कि डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। तब हम क्या करते हैं, तब एक साइन अलग होता है। तो देखिए, अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका माइनस मैं लगाना भूल गया, माइनस पूरे के आगे आएगा, ये जो माइनस था वो यहाँ भी आ जाएगा। अब देखिए जो ई एक्स की बात करेंगे, ये जो ई एक्स आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से डायरेक्ट आपको ये लग रहा होगा कि ई एक्स तो आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं, माइनस तो आएगा ही आएगा, क्यों नहीं लिख सकते ऐसा, क्योंकि हमने दो वेरिएबल और थे और उनको हमने क्या कंसिडर किया है, उनको हमने कांस्टेंट कंसिडर किया है। तो जब किन्हीं दो वेरिएबल को कांस्टेंट एज्यूम करके किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है तो वो डिफरेंशिएशन होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए हम डी नहीं यूज़ करते, हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे अलग सिंबल यूज़ करते हैं, दैट इज़ डेल। ये क्या होता है, डेल, मतलब उल्टा 6 लिखा हुआ है थोड़ा सा टेढ़ा करके, तो डेल लिखा हुआ है, तो दिस इज डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं ई वाई की, तो आपका आ जाएगा माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई, और ई जेड आपका हो जाएगा माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये हो गया, ई एक्स आपका ये, ई वाई आपका ये, ई जेड आपका ये। डेल वी अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है, डेल वी अपॉन डेल एक्स का मतलब है वी का डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जेड एज अ कांस्टेंट। ठीक है, डी वी अपॉन डी वाई इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वी, डिफरेंशिएशन में नहीं है, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी, दिस इज अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी। यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एंड जेड कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू जेड कीपिंग एक्स एंड वाई कांस्टेंट, या फिर ये तीनों के तीनों क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल कीपिंग द अदर टू वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। ठीक है, तो अब जैसे ही आपके पास ई एक्स, ई वाई और ई जेड आपको मिल गए, तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे इनको, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ई की वैल्यू में ये फॉर्मूला पुट करते हैं। तो आप क्या कीजिए, ये जो 3 फॉर्मूले हैं इन पे बॉक्स बना दीजिए। ये 3 फॉर्मूले तो आपके पहले से तैयार हो गए, एक फॉर्मूला ये हो गया, इस पर आप बॉक्स बना दोगे, ये फॉर्मूला हो गया, और एक हम ई का फॉर्मूला बनाएंगे, वहाँ पर आप बॉक्स बनाओगे। तो वो कब बनेगा, जब हम ई एक्स, ई वाई, ई जेड की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे। तो ई एक्स क्या है, ई एक्स आपका है माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स और आई कैप, ये आई कैप आ गया, माइनस, ये माइनस मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि सब जगह माइनस ना लगाना पड़े। तो यहाँ प्लस लगा देंगे, डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका किसका फॉर्मूला हो गया, ई वेक्टर का फॉर्मूला हो गया। इस पे भी आप क्या बना दोगे, बॉक्स बना दोगे। अब इसको लिखने का एक शॉर्ट तरीका होता है, शॉर्ट तरीका क्या होता है वो अभी देखते हैं। तो शॉर्ट तरीका होता है, इसको हम लिखते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल, यहाँ पे ये क्या लगाया हमने, ये है ग्रेडियंट का साइन। ये किसका साइन है, ग्रेडियंट का सिंबल होता है। ठीक है, ग्रेडियंट का सिंबल मतलब इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं डेल अपॉन डेल एक्स। क्या बोलेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, ये होता है आपका ग्रेडियंट। ठीक है, ये क्या है, ग्रेडियंट होता है, और ये वेक्टर फॉर्मेट में होता है। ठीक है, किस में फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्मेट में होता है। अगर मैं इसको v से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई, v से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो v से मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो v यहाँ भी आएगा, v यहाँ भी आएगा, v यहाँ भी आएगा, मतलब क्या ये चीज़ बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। या फिर इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में देखो, अगर मैं v बाहर निकाल लूँ, v अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। क्या यही बचेगा, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका दिस, और इनटू में आप क्या कर दोगे,
डेल इंटू डेल आप डेल वेक्टर तो आपका हो गया, इंटू क्या कर दोगे आप v कर दोगे। तो डेल ऑफ v आपका ग्रेडियंट v होगा। तो ई वेक्टर क्या होता है आपका माइनस ऑफ ग्रेडियंट v। इसको कैसे लिखोगे आप, इसको आप ऐसे भी लिख दोगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ v, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट क्या होता है, ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स। आई का मतलब एक एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, बाकी अदर टू को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। अब देखिए इसको हटाते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के आपसे पूछे जाएंगे। तो फॉर्मूले हमने कौन कौन से लिखे, एक बार मैं आपसे फॉर्मूले रिपीट कर देता हूँ कि अगर एक ही आपको ई दे रखा है तब तो बात हो जाएगी वहाँ से। दूसरी बात, अगर आपको ई दे रखा हो इस फॉर्मेट में, आपका ई एक्स ई वाई ई जेड इस फॉर्मेट में दे रखा हो, तो एक तो ई का तो फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है आपका ग्रेडियंट ऑफ वी। क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ वी, है ना। और माइनस आगे आता ही है, और माइनस ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप इंटू वी कर देंगे। ठीक है, और v अगर अंदर आएगा तो क्या होगा, v सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v यहाँ भी आ जाएगा, v यहाँ भी आ जाएगा और v यहाँ भी आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया आपका ई वेक्टर का। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चंस किस तरीके के आपसे पूछे जाएंगे। पहले मैं इसके क्वेश्चंस आपसे कवर करता हूँ। तो सपोज आपको ये दे दिया कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड potential is given as v is equal to x square y plus 8xy square z plus 4y square z plus 3xy z स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आपको मान लो इक्वेशन मिलेगी, और इस इक्वेशन में आपको क्या मिलेगा, इस इक्वेशन में बहुत सारी टर्म्स होंगी, 4 5 6 3 4 कितनी भी टर्म्स होंगी, और किसी टर्म में एक्स वाई होगा, किसी टर्म में एक्स वाई जेड होगा, एक्स की पावर हो सकती है, वाई की पावर हो सकती है, कोई भी रैंडम इक्वेशन आपको मिल जाएगी, कैसी भी रैंडम इक्वेशन आपको मिल जाएगी तीनों वेरिएबल में। ठीक है, और आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड ई वेक्टर एट आसान सा लेते हैं 1, 2, 1। इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि जो पोटेंशियल है वो वेरी कर रहा है एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, जेड डायरेक्शन में भी, क्योंकि तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ए की एक्स की डायरेक्शन में भी होगी, वाई के डायरेक्शन में भी होगी और जेड की डायरेक्शन में भी होगी। तो हमें ई एक्स भी निकालना पड़ेगा, हमें ई वाई भी निकालना पड़ेगा, हमें ई जेड भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं ई एक्स, कैसे निकालते हैं ई वाई, कैसे निकालते हैं ई जेड। तो देखिए अगर आपको ई एक्स निकालना हो, अभी वेक्टर नहीं, वेक्टर में तो क्या लगेगा, आई कैप लग जाएगा। अगर आपको ई एक्स निकालना हो तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे वी को, क्योंकि v का डिफरेंशिएशन आपको क्या देता है, v का डिफरेंशिएशन आपको देता है e। ठीक है, अब अगर x कंपोनेंट निकाल रहे हो तो आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन x के डिफरेंशिएट तो करोगे, लेकिन y और z को क्या एज्यूम करोगे, कांस्टेंट। ठीक है, क्या एज्यूम करोगे, कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर y कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और y कांस्टेंट, तो 2x तो ये आ गया और y कांस्टेंट ही था तो y का y पड़ा है, प्लस यहाँ देखिए आप y और z दोनों कांस्टेंट है, खाली आपको किसका करना है, x का डिफरेंशिएशन, बाकी सब कांस्टेंट है। x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया, तो जो बचा है वो पूरा आ जाएगा 8y स्क्वायर z। यहाँ देखो y और z को क्या लेना है, कांस्टेंट। क्या इसके अंदर x है, नहीं है, तो पूरी टर्म में क्या हो गई, कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ देखिए y z स्क्वायर कांस्टेंट, 3 इज ऑल्सो कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, मतलब पूरा डिफरेंशिएशन क्या, 3y एंड z स्क्वायर, ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो ई एक्स की वैल्यू आपको मिल गई ये वाली। ठीक है, लेकिन इसमें x भी है, y भी है, z भी है।
तो हमें क्या एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। आपको पूछा है इस पॉइंट पे, मतलब एक्स की वैल्यू ये पुट करो, वाई की वैल्यू ये पुट करो, जेड की वैल्यू ये पुट करो। तो अगर मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा, चलो सॉल्यूशन के लिए क्या करो, अच्छा आंसर ठीक से आ जाए, तीनों को 1 1 1 ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या आ गया आंसर 13 आ गया, ये आ गया आपका 13, ठीक है। और यूनिट भी आपको प्रॉपर दे रखी होंगी, जो ये V आपको मिलेगा वो किस में मिलेगा, वोल्ट में मिलेगा, V किस में मिलेगा, वोल्ट में, और ये आपको मिलेगा मीटर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। तो ये आपका अभी क्या है, अभी तो EX आया है। अब आप निकालोगे EY और उसके बाद आप निकालोगे EZ। तो देखते हैं EY और EZ हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए EY हम कैसे निकालेंगे, हम Y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कीपिंग x एंड z एज अ कांस्टेंट। तो अगर मैं बात करूं EY की, EY क्या होगा, डेल V अपॉन डेल Y, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू Y कीपिंग x एंड z एज कांस्टेंट। तो अब देखिए इसी का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन अब कांस्टेंट क्या है, अब x और z कांस्टेंट है, तो x कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन x कांस्टेंट था, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर x²। यहाँ देखिए आपका x कांस्टेंट, z कांस्टेंट और 8 कांस्टेंट, y² का डिफरेंशिएशन 2y और बाकी सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी। तो 8xz तो होगा ही होगा, इंटू 2y करेंगे तो हो जाएगा ये 16xyz, प्लस यहाँ देखिए आपका x और z क्या है, कांस्टेंट, और x और z कांस्टेंट है तो y का डिफरेंशिएशन 2y, तो ये हो जाएगा 8yz, कितना हो जाएगा 8yz। यहाँ देखिए क्या कांस्टेंट है, आपका कांस्टेंट है x कांस्टेंट, z कांस्टेंट, तो 3xz² पूरा कांस्टेंट, बचा क्या y का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3xz² इसका आंसर होगा 3xz²। एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ क्या हैं, 1 1 1 सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू हमने रखी है। हो सकता है एग्जाम में आपको कुछ वैल्यू अलग मिल जाए यहाँ पे, तो वो भी पुट कर देना। तो 1 + 16 + 8 + 3 कितना हो गया 17 और 3 20 28 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये आपका आ गया EY। अब हम निकालेंगे EZ, और EZ क्या होगा, डेल V, अच्छा माइनस 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 भूल गए, माइनस हम यहाँ भी भूल गए, माइनस हम यहाँ भी भूल गए थे, आगे क्या लगाना है, माइनस लगाना मत भूलना, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस, माइनस की तो सब कुछ लफड़ा है, प्लस माइनस का ही होता है यहाँ पे, तो माइनस लगाना आप नहीं भूलोगे। अब देखिए यहाँ पर भी आप क्या लगाओगे, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पे हम लगा देंगे, और यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका -28 वोल्ट पर मीटर। अब देखिए जो E2 होगा वो क्या होगा, E2 होगा माइनस ऑफ डेल V अपॉन डेल Z, माइनस ऑफ डेल V अपॉन डेल Z। तो डेल V अपॉन डेल Z का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू Z कीपिंग x एंड y एज कांस्टेंट। तो x कांस्टेंट, y कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, x कांस्टेंट, y कांस्टेंट, z का डिफरेंशिएशन 1, तो 8xy² ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8xy²। बाहर क्या लगा दिया हमने, माइनस लगा दिया। अब 4y²z, तो क्या कांस्टेंट है, x और y कांस्टेंट है, तो 4y² क्या कांस्टेंट, z का कितना हो गया 1, तो प्लस 4y²। यहाँ देखिए x और y कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, z² का कितना 2z, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, तो प्लस 6xy और z। तो यहाँ पर कितनी टर्म आई, 3 टर्म आई, क्यों, क्योंकि एक टर्म तो पहले से क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। क्या एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ दे रखी हैं, बिल्कुल दे रखी हैं। 1 1 1 पुट कर दो यहाँ पे, माइनस बाहर पड़ा, ये हो गया आपका 8 + 4 + 6, 6 और 4 10 और 18 हो गया, तो -18 वोल्ट पर मीटर। तो EX EY EZ आपको मिल गए। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें मैंने ऐसी इक्वेशन ली है जिनमें कहीं भी जीरो नहीं हो रहा है ना, एक बार आपका जीरो हुआ है फाइनल में, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि बहुत सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपकी प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए अब मैंने क्या किया, ऐसा क्वेश्चन यूज़ किया जिसमें हर जगह कहीं पे जीरो नहीं बन रहा और आपका काम आसान भी ना हो, ठीक है। तो अब आपका मिल गया EX मिल गया, EY मिल गया, EZ मिल गया। तो E क्या लिख दोगे आप, E लिख दोगे EX i कैप प्लस
ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ई एक्स कितना -13, तो -13 आई कैप। वाई कितना है भाई 28 जे कैप माइनस ये कितना है 18 के कैप। आगे क्या वोल्ट पर मीटर। तो ये आगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, हमने लास्ट वाला पार्ट हमने पढ़ा था, हमने उसी का न्यूमेरिकल किया है। सिंपल वे भी क्वेश्चंस आते हैं, अभी सिंपल वाले हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे। ज़्यादा टफ आंसर क्वेश्चन मैं आपको नहीं दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन आपके लिए है, आपको दे रखा है v, कैसे दे रखा है v, x² y प्लस y² z प्लस z² x, ये आपको दे रखा है v। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड e वेक्टर, फाइंड ई वेक्टर एट पॉइंट, चलो आपके लिए काम आसान 1,1,1 में आपको ये दे देता हूँ। ठीक है, चलो एक बार यहाँ पर माइनस कर लो आप। ठीक है, ये हो गया। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, मैं चेक करूँगा। ठीक है, आपको ई वेक्टर बताना है। ठीक है, लेकिन ई वेक्टर में क्या होगा, आई कैप भी होगा, जे कैप भी होगा और के कैप भी होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ई वेक्टर नहीं बताना, आपको बताना है ई मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो आपके आ गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप आपके आ गया। अगर ई वेक्टर मान लो आपके कुछ इस तरीके का आता है, तो ई क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड मतलब √ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये वाली चीज़ मुझे बतानी है कि √ समथिंग। ठीक है, √ भी आपको सोल्व नहीं करना, आप √ के अंदर जो वैल्यू आ रही है आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब मान लो सिंपल आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, इस पे बेस्ड, XYZ में नहीं, खाली R पे बेस्ड। R पे बेस्ड कैसे कि आपको बोल दिया कि V = 3R² प्लस 2R, ऐसे दे दिया। V = 3R² प्लस 2R दे दिया, और वो एक ही डायरेक्शन में है, खाली एक ही डायरेक्शन में। तब तो क्या करोगे, तब तो बहुत सिंपल हो गया कि ई वेक्टर क्या हो जाएगा -dV/dr बस। और r की वैल्यू आपको पूछ लेगा कि r कितना, कि 2 मीटर पे आप बताइए, सपोज ये मीटर में है तो 2 मीटर। तो स्टूडेंट्स वीडियो बीच में बंद हो गई थी और मैंने क्वेश्चंस को सोल्व कर दिया, आप लोगों को पता ही नहीं चला, तो मैंने वीडियो स्टार्ट करी है दोबारा। तो देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन, इसको -dV/dr और डिफरेंशिएशन किया 6r और +2 माइनस बाहर है, r की वैल्यू 2 दे रखी थी, वो हमने यहाँ पुट कर दी, 12 हो गया, -2 हो गया, -14 वोल्ट पर मीटर हो गया। तो अगर सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन आपके आता है तो आपका बहुत ईजी क्वेश्चन वो बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक तरह का केस हम और लेते हैं। एक तरह का मतलब या तो आपको 3 वेरिएबल मिलेंगे या आपको 2 मिलेंगे तो भी आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और अगर सिंगल आपको वेरिएबल मिलता है तो आप सीधा सीधा आप डिफरेंशिएशन कर दोगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर वेरिएबल हो ही ना, अगर मान लो आपका ई है वो डिपेंड, ई क्या हो आपका कांस्टेंट हो, ई क्या हो कांस्टेंट हो, तब क्या होगा, तो हमने जो लिखा है कि v हमने लिखा था ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर और इंटीग्रेशन। अगर मान लो आपका जो ई है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ई क्या है आपका कांस्टेंट, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ भाई कि E.dr cos थीटा और माइनस का साइन, ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अगर आपका ई है वो क्या है कांस्टेंट, अगर कभी ई कांस्टेंट होगा तो ई क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो ई आ गया आपका बाहर, तो -e इंटीग्रेशन dr और cos थीटा। अगर ई कांस्टेंट है तो थीटा भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो cos थीटा भी क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो -e cos थीटा इंटीग्रेशन dr और माइनस का साइन लगा हुआ है। इंटीग्रेशन dr क्या होगा r होगा, मतलब क्या हो जाएगा r, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ओनली डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये डिस्टेंस मान लो आपको डिस्टेंस दे रखी है d,
ओनली डिस्टेंस आपको दे देगा। डी आर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा, एक डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। सपोज वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी है, तो इंटीग्रेशन डी आर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये जाएगा माइनस ई और इंटू डी और कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका पी। ठीक है, और इसमें भी अगर आप ज़्यादा ही और इसको सोल्व करना चाहो और कॉस थीटा अगर आपका हो जाए 0 डिग्री, अगर कॉस थीटा 0 डिग्री हो तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस ई इंटू डी। क्या बन जाएगा, माइनस ई इंटू डी इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, थीटा 0 होगा तो माइनस ई इंटू डी हो जाएगा। इस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे हम वो डिस्कस करते हैं अभी। तो देखिए इस पे क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि सपोज इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है। और यहाँ पर क्या बना दिया कि आपको पता है, सपोज ये प्लेन बना दिया, एक प्लेन बना दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। अब ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा, और वो कंसेप्ट क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर के लिहाज से। अगर देखा जाए, अगर वो कंसेप्ट आपको पता नहीं हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। डी क्या आ रहा है, डी आ रहा है आपका माइनस ई डॉट डी आर। डी आपको दिख रहा है नेगेटिव में आ रहा है, तो कोई भी चेंज अगर नेगेटिव में आता है इसका मतलब क्या होता है, तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, कोई भी चेंज क्या होता है आपका, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर ये चेंज पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स फाइनल वैल्यू इज ग्रेटर देन इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और अगर ये चेंज नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स फाइनल वैल्यू इज मोर देन दैट ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो डीवी क्या आ रहा है, डीवी आ रहा है आपका नेगेटिव, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। सो इफ वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, ये बात आप कान खोल के नोट कर लो कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the direction of electric field E vector potential decreases। ठीक है, आपको अगर दिख नहीं रहा तो आप, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं, आप इन 2 पॉइंटों को दिमाग के अंदर छाप लो। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड इन द opposite direction of electric field, in the opposite direction of electric field potential increases। ये बात आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखोगे जब तक आपकी 12th क्लास कंप्लीट नहीं होगी, या जब तक आपका ये जो फिजिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये दोनों बातें आप याद रखोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी बात और करेंगे, क्योंकि आगे इसके जो आगे आने वाला टॉपिक है वो क्या है, वो आपका टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ने के लिए आपको इन 2 बातों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है। 3 क्यों लिखे, एक ही लिख दो कोई बात नहीं, ये डायरेक्शन शो करने के लिए मैंने लिखा है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक कुछ पोटेंशियल होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ये पॉइंट लिखा मैंने ए, ये पॉइंट लिखा बी, ये पॉइंट लिखा सी, ये पॉइंट लिखा मैंने डी, ये पॉइंट बिल्कुल इसके सामने ध्यान रखना ऐसे, और ये पॉइंट लिखा मैंने ई। ये मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट मेंशन करे हैं, एक और लिख देता हूँ एफ। ठीक है, ये पॉइंट मैंने मेंशन करे हैं। अब इनसे क्या कंक्लूजन हम निकालते हैं वो देखिए। तो पॉइंट ए पर कुछ पोटेंशियल है, ठीक है, सपोज पॉइंट ए पर कुछ पोटेंशियल है, तो आप बताइए बी पर पोटेंशियल कम होगा या ज़्यादा होगा। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इसका मतलब पोटेंशियल एट बी इज लेस देन दैट ऑफ एट ए। ये आपका समझ में आ गया। पोटेंशियल एट सी इज ग्रेटर देन दैट एट डी। तो यहाँ पर सी पर डी से ज़्यादा होगा, एफ पर ई से ज़्यादा होगा।
अब बताइए ए पॉइंट और सी पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ये बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर। तो अगर हम ए से सी तक आए तो क्या हमें ई की डायरेक्शन में चलना पड़ा? हमें ई के डायरेक्शन में नहीं चलना पड़ा, हम ई के परपेंडिकुलर चल रहे हैं। और जब हम ई के परपेंडिकुलर चलते हैं तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता। हाँ जी, दोबारा सुन लीजिए, अगर मैं इस तरफ जाता तो पोटेंशियल कम होता, इस तरफ आता पोटेंशियल इंक्रीज होता। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर चल रहा हूँ तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब वी ए इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, वी ए कितना है, वी सी इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, और वी एफ और वी ई में क्या डिफरेंस होगा, तो वी ई क्या होगा आपका, कम होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है, तो आप वी ई यहाँ लिख दोगे। ठीक है, और वी बी और वी डी क्या है, इक्वल हैं, तो वी बी और डी तो क्या है, इक्वल हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लिखते हैं, अभी हमने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बिना वेक्टर के देखो क्या होता है, dv अपॉन dr होता है। किसमें, नेगेटिव में, कितना, dv अपॉन dr। तो क्या ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है भाई, यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, वोल्ट पर मीटर, इसीलिए हम इसकी यूनिट क्या लिखते हैं, वोल्ट पर मीटर। आप लोगों ने बहुत जगह देखी होगी, यूनिट हो गई आपकी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब इससे किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं हम वो देखते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके का है कि इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, ये सपोज ई वेक्टर आपको दे रखा है, और आपको ये बोल दिया कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये लाइन है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या इस लाइन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इस लाइन पे चलेंगे तो ना तो हम ई की तरफ जा रहे हैं, ना हम ई के अपोजिट जा रहे हैं, मतलब ई के अलोंग किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और आपको बोल दिया कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना, 20 वोल्ट। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी और आपको बोल दिया कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, कितना, 10 वोल्ट। और ये जो डिस्टेंस आपको दी है वो कितनी दी है, वो दी है आपको 5 मीटर, और पूछा है ई वेक्टर कितना होगा। ठीक है, तो ई वेक्टर आप कैसे निकालोगे यहाँ पर, तो ई वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो अगर मैग्नीट्यूड की बात, ई वेक्टर की बात की जाए तो क्या होगा, ई वेक्टर आपका हो जाएगा dv अपॉन dr, और यहाँ क्या लगाओगे, यहाँ लगाओगे माइनस। ठीक है, तो dv अपॉन dr, dv कितना आ रहा है भाई, तो dv आपका आ रहा है चेंज इन पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस, ये माइनस तो आपका क्या है, फॉर्मूले वाला है, और यहाँ क्या करोगे 10 माइनस 20 अपॉन 5 माइनस 10 अपॉन 5 कितना, 2, और वोल्ट पर मीटर। तो दिस इज़ द आंसर। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि 20 से कितना हो गया, 10 हो गया, कितना चेंज आया, 10 का, कितनी डिस्टेंस में या कितने डिस्प्लेसमेंट में, 5 में, तो पर मीटर डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ, आप बोलोगे 2 वोल्ट का, तो 2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव आ रहा, इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, इस तरफ है। अगर ये आंसर नेगेटिव आता तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, इस तरफ होती। क्या यहाँ पर डायग्राम सही बना है, बिल्कुल सही बना है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, और यहाँ पर 20, यहाँ पर कितना, 10 होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, आपको बोल दिया कि यहाँ पर कुछ मैं बना रहा हूँ, सपोज ये मैं बना रहा हूँ, ये 3 लाइनें मैंने बनाई, 3 लाइनें कौन सी, इस तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ई जो है वो आपको दे रखा है, क्या है, वेरिएबल है, ई क्या है, वेरिएबल है। ई मतलब चेंज हो रहा है, हर जगह ई की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। आपको बोला गया है कि यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो है 5 मीटर, और ये डिस्टेंस जो है आपकी 10 मीटर है। ठीक है, और इस पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, इस पे पोटेंशियल है आपका 10 वोल्ट, इस पे पोटेंशियल है आपका
-10 वोल्ट और इस पर पोटेंशियल है 0 वोल्ट। आपसे ये पूछा है कि यहाँ पर एक पॉइंट मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक पॉइंट है आपका A और यहाँ पर एक पॉइंट है B। नाउ क्वेश्चन इज EA इज ग्रेटर देन EB। कौन सा करेक्ट है आपको वो बताना है। ऑप्शन बी EB इज ग्रेटर देन EA, ऑप्शन 3 EA इज इक्वल टू EB। तो 3 ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें आपको एक क्वेश्चन आंसर देना है। तो कैसे देखेंगे, तो हम सीधा सीधा देखेंगे। यहाँ से यहाँ देखिए पोटेंशियल में चेंज कितना आया, आप बोलोगे पोटेंशियल में चेंज आया 20 का, मतलब -20 का। कितना कम हो गया, -20, आपका 20 कम हो गया। 10 था, 20 कम हुआ तो कितना हुआ, -10। तो 20 कम हो गया कितने मीटर में, 5 मीटर में। तो 1 मीटर में कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। तो मतलब यहाँ जो A पॉइंट पर इस सेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 4 वोल्ट पर मीटर। कितना है, 4 वोल्ट पर मीटर है। तो ये आपका आ गया यहाँ पे 4 वोल्ट पर मीटर। यहाँ इस रीजन में अगर बात की जाए, इस रीजन में आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ कितना कम हो गया, तो 10 कम हुआ है। कितने डिस्टेंस में, 10 मीटर में। तो 10 वोल्ट 10 मीटर में, मतलब 1 वोल्ट पर मीटर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो को आप दोबारा देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, थैंक यू।